नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों 2019 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार के मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार कहिए, उसके खिलाफ मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ थी एंटी इनकम्बेंसी और इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने उसको हटाने का मन बना लिया। लेकिन जब चुनाव हुए तो किसी तरह मैनेज करके मनोहर लाल खट्टर जी के 40 विधायक के आगे उसमें जीत के ने। लेकिन बहुमत के लिए चाहिए थे 46 तो 6 की कमी थी। हालाँकि आज़ाद उम्मीदवार जितने वो थे इतने सफिशिएंट थे कि मनोहर लाल खट्टर जी उनको अरेंज करके ना अपनी सरकार बना सकते थे। लेकिन वो सरकार होती बैसाखियों के ऊपर और क्या पता कब छिटक जाए, कब अपना समर्थन वापस ले ले तो खतरा था ही था। ऐसे में दोस्तों जेजेपी को जब मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई तो लोगों ने मन बनाया कि बीजेपी को बदल लेते हैं और उनको संभावना नज़र आई दुष्यंत चौटाला जी में। क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी उभर के सामने आए थे और लोगों में जो उनकी छवि थी एक सॉफ्ट नेचर यूथ की थी और एक मेहनती यूथ की थी तो लोगों ने उनको 10 सीट दे दी। लेकिन जैसे ही दुष्यंत चौटाला जी को 10 सीट मिली उन्होंने 100 की स्पीड से गए और बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दे दिया मनोहर लाल खट्टर जी को यानी बीजेपी सरकार को। तो बीजेपी सरकार को जब एक ही जगह से मनोहर लाल खट्टर जी को जब समर्थन मिल रहा था, एक पार्टी से समर्थन मिल रहा था, 10 विधायकों का मिल रहा था, तो उन्होंने भी इसको लपक लिया और बदले में जो दुष्यंत चौटाला जी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इससे दोस्तों हरियाणा की जो जनता है ना वो बड़ी हैरान हुई कि जिस मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को बदलना चाह रहे थे यानी जनमत बीजेपी के खिलाफ था, उसी की सरकार दुष्यंत चौटाला जी ने दोबारा बनवा दी। तो इससे लोग नाराज़ हुए और इस नाराज़गी का जो रिज़ल्ट आया वो आया 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव में न सिर्फ़ लोकसभा के चुनाव में बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी उसी नाराज़गी की वजह से लोगों ने जेजेपी का यानी दुष्यंत चौटाला जी का सुपड़ा साफ़ कर दिया और इस बुरी तरह हराया कि खुद दुष्यंत चौटाला जी भी अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाए। तो उसमें लोगों को लग रहा था कि अब आने वाले टाइम में जेजेपी का कोई भी भविष्य नहीं है। तो ऐसे में एक घटना और हुई और वो घटना थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन होने से जो एक तो लोगों की सहानुभूति थी और एक जो उनकी विरासत थी ना सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला जी की विरासत नहीं, चौधरी देवीलाल जी की भी जो विरासत थी, उसके ऊपर अधिकार कर लिया अभय चौटाला जी ने। और अभय चौटाला जी ने अपने आप को एकमात्र वारिस समझ के ना और उसी हिसाब से इनेलो के ऊपर एक तरह से अधिकार कहिए या कब्ज़ा कहिए या कुछ भी कहिए तो वो काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने काम वास्तव में किया दोस्तों, बहुत मेहनत की और इतनी ज़्यादा मेहनत की कि न सिर्फ़ जो ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकर्ता हुआ करते उनको एक्टिव किया बल्कि और जो पुराने जो छिटक के गए थे इनेलो से उनको भी वापस लेके आए और नए लोगों को भी जोड़ा। और एक तरह से ऐसा माहौल बन गया कि अभय चौटाला जी हैं वो ओम प्रकाश चौटाला जी की विरासत को आगे बढ़ाएँगे और आने वाले टाइम में उनका जो भविष्य है वो बहुत ही बेहतर भविष्य है। और इस चीज़ को साबित किया अभय चौटाला जी ने जो रोहतक में रैली हुई थी उसमें। रोहतक की रैली में अभय चौटाला जी ने अपने दम पे रैली की थी यानी इससे पहले जो रैली हुआ करती वो ओम प्रकाश चौटाला जी किया करते। तो अभय चौटाला जी ने अपने नेतृत्व में जो पहली रैली की उसमें वो 10 से 12 हज़ार आदमी उसमें आए और वो एक तरह से सफल रैली कह सकते हैं कि पहली उनकी रैली जैसी उनकी छवि थी या बनाई गई थी उसके अनुसार 10-12 हज़ार आदमी इकट्ठे करना ये भी एक मायने रखता है खासकर अभय चौटाला जी जैसे दबंग आदमी के लिए। लेकिन दोस्तों वो रैली ज़रूर सफल रही और उस रैली के सफल होने से और भी अभय चौटाला जी का जो है वो कद बढ़ने लगा और ये लगने लगा कि आने वाला टाइम है वो अभय चौटाला जी का है। हालाँकि किसी चीज़ को देखते हुए बीजेपी ने भी उनके ऊपर हमले बोलने शुरू किए लेकिन आज हमारा बीजेपी का विषय नहीं है। ख़ैर, लेकिन दोस्तों इसी दौरान लोगों को लगने लग गया था कि जेजेपी का जो भविष्य है ना अब वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अजय चौटाला जी भी तो फाइटर आदमी है, जैसे अभय चौटाला जी, ऐसे अजय चौटाला जी भी फाइटर आदमी है और उन्होंने अपनी बजाय दुष्यंत चौटाला जी को आगे किया और जब उनको करारी शिकस्त मिली 2024 में तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि अजय चौटाला जी एक एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है और एक
सफल राजनीति है, उनको पता है हर एक चीज़ का कि जीत कब होती है, हार कब होती है और हार को कैसे पचाया जाए, कैसे मेहनत की जाए। तो उन्होंने धीरे-धीरे बिल्कुल खामोशी से काम करना शुरू किया और खुद आगे बढ़ने की बजाय उन्होंने एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला जी को आगे किया और दुष्यंत चौटाला जी ने और ख़ासकर जो लोगों को नए-नए लोगों को जेजेपी से जोड़ने का जो कार्यक्रम चलाया, उसमें यूथ को जोड़ने की ज़िम्मेदारी डाली अजय चौटाला जी ने दिग्विजय जी के ऊपर। और दिग्विजय चौटाला जी ने न सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया बल्कि बहुत से यूथ को जेजेपी के साथ भी जोड़ा और अब ये जो जुलाना की जो रैली है दोस्तों, इस रैली के अंदर हालाँकि ये दिखाई दे रहा था, मेरा अपना खुद का भी ये मानना था कि इस रैली के अंदर शायद 1000-2000 आदमी आ पाएँगे, ज़्यादा आदमी नहीं आ पाएँगे। लेकिन जुलाना की जो 2 दिन पहले रैली हुई, इसमें दोस्तों 8 से 10,000 आदमी इकट्ठे हुए। और 8 से 10,000 आदमी इकट्ठे होकर इस रैली में ये भी साबित कर दिया है कि आने वाला जो नेतृत्व होगा वो दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व के रूप में कार्य होगा। दिग्विजय चौटाला जी फील्ड फोर्स को संभालेंगे और मार्गदर्शन रहेगा अजय चौटाला जी का। तो 8 से 10,000 आदमियों को एक रैली के रूप में इकट्ठा करना और एक ऐसे परिवार द्वारा जिसको लोग ये मानते थे कि आने वाले 15-20 साल तक इस परिवार के जो खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी रहेगी और ये सत्ता में नहीं आ पाएँगे। लेकिन उनके अंदर जो लड़ने का मादा था, काम करने का मादा था, उससे ये साबित कर दिया उन लोगों ने कि उनकी इम्पोर्टेंस को कम ना समझा जाए, उनको झुका हुआ ना समझा जाए। और दोस्तों ये 8 से 10,000 आदमियों को इकट्ठा करना और एक अगर हम इस रैली को सफल नहीं कह सकते तो असफल भी नहीं कह सकते। लेकिन मैं इसको सफल रैली मानूँगा और मैं इस रैली को भले ही संख्या में वो रोहतक वाली जो अभय चौटाला जी की रैली थी, उसमें संख्या के मामले में थोड़े बहुत कम, ज़्यादा कम नहीं थे, थोड़े बहुत कम बेशक हों, लेकिन मैं उससे ज़्यादा सफल रैली मानूँगा। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी के बारे में लोगों की इतनी नकारात्मक छवि हो चुकी थी, जिसके कार्यकर्ता मतलब हताश हो चुके थे, पार्टी छोड़ चुके थे, राजनीति छोड़ चुके थे, उनको इकट्ठा करके और उस इनेलो की रैली के बराबर के लेवल पे लेके आना ये दिखाता है कि वास्तव में जो जेजेपी है या फिर अजय चौटाला जी की का मार्गदर्शन है या दिग्विजय जी का और दुष्यंत चौटाला जी का प्रयास है वो उन्होंने साबित करके दिखाया। तो इस रैली के कारण दोस्तों अब ये लगने लग रहा है कि आज जिस लेवल के ऊपर इनेलो है आज लगभग उसी लेवल पे जेजेपी भी आ चुकी है। तो अब इसमें बात करेंगे दोस्तों कि अब भविष्य में क्या होगा? और जेजेपी का क्या होगा और इनेलो का क्या होगा? और ये जो विश्लेषण दोस्तों ये मैं अपने अनुभव के अनुसार करना चाहता हूँ। हो सकता है ये गलत हो, ज़रूरी नहीं कि मैं जो कहूँ वो ठीक ही हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में अब इनेलो की यानी अभय चौटाला जी की जो स्पीड थी ना, वो स्पीड कम हो जाएगी प्रोग्रेस की। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं दोस्तों, ये एक परिवार की पार्टी होती हैं और इसमें परिवार का जो मुखिया होता है यानी पार्टी का जो मुखिया होता है, उसकी छवि बहुत कुछ मायने रखती है। और अभय चौटाला जी की छवि है वो नो डाउट एक दबंग व्यक्ति की है और हर कोई ये जानता है और हर कोई ये मानता है कि ये नहीं पता कि अभय चौटाला जी किसको कब क्या बोल दें, कैसे हड़का दें, कैसे धमका दें। यानी एक तरह से उनकी एक जो छवि है वो बाहुबली की छवि है और इसी तरह के लोग तो पसंद करते हैं उनको और आगे भी पसंद करेंगे। लेकिन जो आम आदमी है ना दोस्तों वो तब तक पसंद करेगा उनको जब तक कि उसके पास अल्टरनेट ना हो। और अब इस सरकार के पास सॉरी आम आदमी के पास जो अल्टरनेट है वो पहले से ही मौजूद है। सबसे पहला अल्टरनेट तो बीजेपी का है और अगर मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है तो फिर कांग्रेस है। और कांग्रेस ही और बीजेपी होने के बाद अगर लोग ये सोचे कि अगर कोई तीसरा वो ला जाए खासकर जाट समुदाय, तो जाट समुदाय के पास अब एक अल्टरनेट जेजेपी के रूप में भी हो चुका है। तो अब वो जेजेपी को जो फ्यूज़ फायर समझा करते उसमें जो नई जान डली है उससे पब्लिक को ये ज़रूर लगेगा कि इस पार्टी के साथ जुड़ा जाए और जो अभय चौटाला जी के साथ जुड़ना यानी जो देवीलाल परिवार के साथ जुड़ना चाह रहे थे वो अब देवीलाल परिवार में से चुनाव करेंगे जेजेपी का। क्यों? क्यों? क्योंकि अभय चौटाला जी की जो छवि है वो एक सीरियस पॉलिटिशियन के अब भले ही वो प्रयास कर रहे हों लेकिन लोग उनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं मानते, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि उनका जो छवि फिर वही बात आती है कि छवि और छवि दोस्तों मेरे हिसाब से तो अभय चौटाला जी के आगे भी नुकसान करेगी और उनकी जो ग्रोथ है या फिर जितनी उम्मीद थी या जितना अब तक ये लगने लग रहा था कि अभय चौटाला जी इतना कुछ कर जाएँगे और वो अगर सत्ता तक नहीं पहुँचे तो वो किंग मेकर ज़रूर बन जाएँगे। लेकिन अब दोस्तों ये जुलाना की रैली से मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं और अब
जो जिस हिसाब से और जिस मेहनत से और जिस कार्यविधि से, योजना से जेजेपी काम करने लग रही है, अजय चौटाला जी के दोनों लड़के काम करने लग रहे हैं, उस हिसाब से ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जेजेपी का भविष्य है, जो लोग उसको सीरियसली लेने लगे और उसका भविष्य है, वो आने वाले 4 साल में अगर वो इसी तरह काम करते रहे, तो नो डाउट कि वो इनेलो से भी आगे निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति में परमानेंट किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। हो सकता है एक बार को लोगों की जो नाराज़गी है वो उनको हरा के ख़त्म हो चुकी है और आगे हो सकता है उनको मौका दिया जाए। और रही बात टीम की, तो मैं ये समझता हूँ कि अजय चौटाला जी के पास ज़्यादा बेहतर टीम है उनके परिवार में। परिवार का तात्पर्य ये है कि दिग्विजय चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी दोनों एक्टिव हैं, चतुर हैं और एक मेहनती हैं दोनों। जबकि अभय जी का जो है उनकी एक तो छवि तो काउंट होगी होगी, उनके जो लड़के हैं कर्ण और अर्जुन, उनकी भी इतनी ज़्यादा जो हरियाणा के अंदर जो पकड़ है, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पकड़ है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दिग्विजय की और जितनी दुष्यंत चौटाला की है। तो अगर सॉरी, अभय चौटाला जी को थोड़ा-सा अगर और ज़्यादा आगे बढ़ना है और अगर सत्ता के करीब पहुँचना है, तो मेरे हिसाब से जो उनकी दबंग की छवि है, उनको थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। उनको नरमाई से वो सॉफ्ट नेचर बनाना पड़ेगा, जैसे दुष्यंत चौटाला जी का है और विशेष रूप से मीडिया मैन के लिए। वो किसी भी पत्रकार को जो सवाल उनको पसंद नहीं आता, अगर कोई भी पत्रकार है, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो उनसे पूछ लेते हैं, तो उसी टाइम भड़का देते हैं। जबकि मैंने एक बार तो ओम प्रकाश चौटाला जी का एक वो देखा था, जब वो जेल में थे, तो उनको शायद कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा था या फिर वो इलाज के लिए कहीं जाने लग रहे थे, तो वो एक कोई सोशल मीडिया का ही कोई यूट्यूबर था, कोई छोटा-मोटा यूट्यूबर था, वो पहुँच गया वहाँ पर। और जब वो बस में बैठने लगे, तो उन्होंने जो ओम प्रकाश चौटाला जी से कोई सवाल पूछना चाहा, तो तभी वो जो सुरक्षाकर्मी थे, यानी पुलिस वाले थे, उन्होंने उसको भगाने की कोशिश की। तो मैंने वो वीडियो देखी थी, जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने उन पुलिस वालों को, सिक्योरिटी वालों को इतना बुरी तरह डाँटा और उन्होंने ये कहा है कि ये सवाल पूछना इसका अधिकार है, चाहे कैसा भी सवाल पूछे और तुम लोग हो कौन रोकने वाले? और उनको गुस्से में सिक्योरिटी वालों को पीछे हटाया और उससे पूछा, "हाँ बेटा बोलो क्या पूछना चाह रहे हो?" और मैंने देखा था वो कि उस यूट्यूबर ने उनसे सवाल पूछा और शांति से ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनका जवाब दिया। भले ही वो उनके अनुकूल हो या ना हो, लेकिन ये उनकी जो समझदारी थी। मीडिया फ्रेंडली जो आदमी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, वो अभय चौटाला जी नहीं है। और ऐसे मैंने बहुत से पत्रकारों से सुना है कि उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी से सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने उनको हड़का दिया। और आज से नहीं, ये मैं काफ़ी टाइम से देखने लग रहा हूँ, यही कारण है कि अपने 25 साल की पत्रकारिता में मैं कभी भी अभय चौटाला जी से कोई सवाल ही नहीं पूछ पाया। हालाँकि कई ऐसे प्रोग्राम हुए कि जिसमें अभय चौटाला जी भी थे और मैं भी था, लेकिन मैं चुपचाप वहाँ से जो मेरा रोल था, वो रोल करके वापस आया। हाँ, अजय चौटाला जी के बारे में एक बार फिर बताना चाहूँगा कि एक बार जब मेरा न्यूज़पेपर था वो प्रिंटिंग प्रेस पे जा चुका था, लेकिन कुछ स्पेस बच गया था, तभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली अजय चौटाला जी से संबंधित उनकी का कोई स्टेटमेंट था। तो मैंने वो बगैर पूछे अजय चौटाला जी से बगैर डिस्कस किए वो खबर लगा दी। और खबर लगा के, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं उनसे डिस्कस करता, रात हो चुकी थी। तो जैसे सवेरे पेपर आया, तो मैंने सबसे पहले अजय चौटाला जी से फ़ोन किया। तो मैंने उनको कहा कि सर, मैंने बगैर पूछे आपकी न्यूज़ लगा दी है। तो उन्होंने कहा क्या न्यूज़ है, पढ़ के सुनाओ। तो मैंने वो न्यूज़ पढ़ के सुनाई। तो थोड़ी देर तो अजय चौटाला जी चुप रहे, फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से जो भी न्यूज़ लगाओ मेरे से डिस्कस कर लिया करो, कोई बात नहीं। आप किसी भी टाइम मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है दोस्तों मीडिया फ्रेंडली नेता में और मीडिया को हड़काने वाले नेता में। तो एक बात बताइए, अगर आगे से कोई न्यूज़ होगी, तो मैं उस घटना को याद करूँगा या नहीं करूँगा? या फिर वो जो यूट्यूबर था जिसने ओम प्रकाश चौटाला जी से सवाल पूछना चाहा और ओम प्रकाश चौटाला जी ने सिक्योरिटी वालों को हड़का के न उससे ये कहा, "हाँ, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो?" और जवाब दिया और शांति से जवाब दिया उस चीज़ का। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों। वो यूट्यूबर जब तक भी मेरे हिसाब से वीडियो बनाता रहेगा, ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति उनमें ज़रूर श्रद्धा होती रहेगी। तो ये फ़र्क होता है मीडिया फ्रेंडली नेता में और एक दबंग नेता में। ख़ैर दोस्तों, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, ये मेरा अपना आकलन है, हो सकता है ये गलत हो। क्योंकि वैसे भी अभी तक तो इलेक्शन में 4 साल पड़े हैं और 4 साल के अंदर कोई भी किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना थोड़ा शायद समय से पहले की बात होगी। अब लेकिन देखिए, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कौन आगे निकलता है, कौन पीछे निकलता है, या आने वाले टाइम में बीजेपी क्या रोल करेगी, किसको कितनी सीट मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है, परिसीमन के कारण जो 2029 के चुनाव होंगे उसमें 90 सीट नहीं होंगी विधानसभा की, उसमें 126 सीट होंगी और लोकसभा की हरियाणा में होंगी 14 सीट। तो उसी के अनुसार सीटों की गिनती की जाएगी और उसी के अनुसार बहुमत का फैसला होगा। खैर दोस्तों,
आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, मेरे वीडियो को हाइप करें और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए जो भी विश्लेषण है, मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।